आज के शो में महंगाई की शरह 13% से ऊपर, नई हुकूमत के लिए पहाड़ जैसे चैलेंजेस। मौजूदा हुकूमत को हर माह पेट्रोल की मद में 102 अरब रुपए का नुकसान। शरह सूद बढ़ाने, हॉट मनी रुपए की कदर में कमी, रजा बाकिर के दौर पर उठते संगीन सवालात। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकिशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूं आपके साथ सैफान खान। कुछ अहम सवालात माशी पॉलिसी के हवाले से मौजूदा हुकूमत की, साबका हुकूमत की हम उठाएंगे। आज हमने देखा कि फरा के हवाले से कुछ करप्शन के नए मामला अता तारा साहब कुछ ही देर कबल सामने लेकर आए। करप्शन और जिसे कहा जाए केसेस के मामला तो चल ही रहे हैं, लेकिन एक जिसको कहा गया जब हुकूमत आई कि बारूदी सुरंग इमरान खान साहब की हुकूमत बिछा के गई मौजूदा हुकूमत के लिए, वो पेट्रोलियम प्राइसेस के हवाले से फैसला था। आज मिफ्ता इस्माइल साहब की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिफ्ता इस्माइल साहब ने बताया कि तकरीबन 102 अरब रुपए का नुकसान जो महीने का हुकूमत को उठाना पड़ रहा है पेट्रोल की कीमतों की वजह से, जो फैसला इमरान खान साहब ने किया था। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिफ्ता इस्माइल साहब ने जिन बातों की निशानदेही की वो चीदा आपके सामने हम रखते हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत पेट्रोल पर फी लीटर 30 रुपए नुकसान बर्दाश्त कर रही है। हर माह पेट्रोल की मद में तकरीबन 102 अरब रुपए का नुकसान जो है हो रहा है, और ये 102 अरब रुपए हुकूमत को मार्केट से कर्ज की सूरत में लेना पड़ रहा है। यानी हुकूमत के पास कैश कंस्ट्रेंट्स हैं, हुकूमत कर्ज ले रही है मार्केट से और ये तमाम जो अपना नुकसान है इसको पूरा कर रही है। उन्होंने मजीद तफसीलात में ये बताया था कि जो एक हुकूमत को चलाने का खर्चा वो 45 अरब रुपए महीने का है, और ये तकरीबन 102 अरब रुपए तक जो है बात पहुंच जाती है जो पेट्रोलियम सब्सिडी गवर्नमेंट दे रही है। उन्होंने मजीद कहा कि ये पैसे हम ले लेते तो निजी सेक्टर के पास यानी प्राइवेट सेक्टर के पास सरमायाकारी के लिए पैसे नहीं रहते। एलसी नहीं खुलती तो दालें, खुर्दनी तेल और जरूरी अशिया महंगी हो जाती हैं। 3000 मेगावाट ईंधन और 2000 मेगावाट पावर प्लांट्स की मुरम्मत ना होने से बंद थे। पीएसओ को 500 अरब से ज्यादा का पैसा जो है वो देने हैं, और जो 500 बिलियन उनके ड्यूज हैं, और एसएनजीपीएल में तकरीबन 3 साल में 200 अरब रुपए से जायद का नुकसान कर चुके हैं। मिफ्ता इस्माइल साहब ने आज जिस 102 अरब की फिगर का बात की, इसका ताल्लुक नाज़रीन उसी फैसले से है जो इमरान खान साहब ने जाते जाते किया था। यानी कुछ माह कबल, अपने जाने से कबल, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से कुछ माह कबल इमरान खान साहब ने जो ऐलान किया था साबिक वजीर आजम ने, वो पेट्रोल की कीमतों को ना सिर्फ मुंजमद फिक्स करने का था बल्कि उनकी कीमतों में कमी का ऐलान भी किया था। आपको एक बार फिर सुनाते हैं कि ये निशानदेही और ये 102 अरब का नुकसान क्यों हो रहा है जो मौजूदा हुकूमत कह रही है। क्या ऐलान किया था उस वक्त के वजीर आजम इमरान खान साहब ने, उस पैकेज को सुनाते हैं आपके सामने। लेट्स से दिस। तो मैं आज आपके सामने बड़ी खुशखबरी सुनाना चाहता हूं कि बजाय 10 रुपए बढ़ाने के हमने फैसला किया है कि 10 रुपए पेट्रोल और डीजल को आज हम कम कर रहे हैं। आज हम कम करने का ऐलान कर रहे हैं। ये ऐलान हुआ, उसके बाद हमने देखा कि बहुत से माशी तजज़िया निगारों ने उस वक्त भी कहा कि ये ऐलान जो हो रहा है इसकी सब्सिडी बर्डन आएगा, सब कुछ होगा, लेकिन एक पॉपुलिस्ट डिसीजन था। बहुत से लोगों ने कहा कि ये इलेक्शंस में जाने की तैयारी है। लेकिन एक और बात जो उस वक्त हुकूमत ने की और उसके तर्जुमानों ने की कि ये नुकसान नहीं है, यानी ये 102 अरब रुपए नुकसान नहीं है, बल्कि ये एडिशनल टैक्स रेवेन्यू हमने कलेक्ट किया है और उस बुनियाद पर हम ये 102 अरब रुपए दे रहे हैं। और ये मैं बताता हूं कि इमरान खान साहब ने खुद अपने जलसे में कहा था कि हमने रिकॉर्ड टैक्स इकट्ठा किया है। उन्होंने क्या कहा था इस बारे में, क्योंकि बड़ा कंफ्यूजन है। आज हुकूमत कह रही है कि नुकसान हो रही है और साबका हुकूमत कहती थी कि ये तो हमने टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट किया और ये उस बुनियाद पे हम दे रहे हैं लोगों को। लेट्स से दिस कि इमरान खान साहब ने क्या कहा था टैक्सेस के हवाले से। लेट्स से दिस। मुझे सबसे ज्यादा खुशी है, हमने रिकॉर्ड टैक्स इकट्ठा किया। पहली दफा पाकिस्तान के लोगों ने इतना टैक्स दिया। उस टैक्स से आज हमने बजाय पेट्रोल और डीजल की कीमत 20 रुपए बढ़ाना, हमने पेट्रोल और डीजल की कीमत 10 रुपए नीचे कर दी है। 5 रुपए यूनिट बिजली की कीमत कम कर दी है। तो उस वक्त ये कहा गया कि हमने इसलिए करा ये फैसला कि हमारे पास टैक्सेस ज्यादा आ गए थे। अब उनकी हुकूमत के मुख्तलिफ तर्जुमान ये कह रहे हैं कि हम रूस से 30% कमी पर तेल खरीदने वाले थे, इस वजह से हमने ये ऐलान किया था। तो ये बड़ा कंफ्यूजन है, ये नुकसान है, ये एडिशनल टैक्सेस हैं, ये क्या हैं?
डॉक्टर फरूख सलीम साहब से प्रोग्राम का आगाज करते हैं। सीनियर माशी तज्ज़िया-निगार हैं। अतीक मीर साहब भी कराची ताजिर इत्तेहाद के साथ होंगे और सदर पाकिस्तान चेंबर ऑफ कॉमर्स भी हमारे साथ इरफान इकबाल शेख साहब इस प्रोग्राम होंगे। अतीक मीर साहब साथ हैं हमारे इस वक्त। डॉक्टर फरूख सलीम साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज करते हुए इससे पहले कि इस पे आप कंफ्यूजन को क्लियर करें, ये बताएं कि महंगाई की शरह भी 13% से ऊपर हो गई है। इसका ब्रेकअप मैंने देखा तो इसमें फूड इन्फ्लेशन का तकरीबन 15% और नॉन फूड का तकरीबन 10% हुआ है। ये इजाफा 13%, ये भी क्या साबका हुकूमत के जो टैक्सेस थे फूड आइटम्स पे, उस वजह से हुआ है ये महंगाई में, या फिर ये मौजूदा हुकूमत का कोई गलत पॉलिसी जिसकी वजह से महंगाई बढ़ी है? डॉक्टर फरूख सलीम साहब। आपने दो एक और रेट होलसेल प्राइस इंडेक्स होलसेल वो बहुत ही शीर्षनाक और वो इस समय मैंने बताया कि 8% हुआ है साल में सेल की लेवल। अब ये प्राइस इंडेक्स ये बताता है कि मुस्तकबिल में क्या होगा। अगर होलसेल प्राइसेस बढ़ी है, मतलब कहते चंद हफ्ते में रिटेल हैं वो बहुत तेजी से बढ़ने वाली है। इन्फ्लेशन जो है, जो महंगाई का रेट है, वो हुकूमत से कंट्रोल नहीं हो पाएगी। फिर जिस बारूदी बिल्कुल ठीक है, वो सियासी फैसला किया था, बाकी फैसला नहीं था। वो आधा था, उसको पूरा लीजिए हमारे पास काफी डॉक्टर साहब, थोड़ी सी आवाज आपकी यहाँ से शायद कट के हमारे पास आ रही है। अगर हम आपको स्काइप की कॉल दोबारा मिला लें और ताकि फिर आवाज आपकी सही आ जाए, हमारी तो शायद सही जा रही है, अब आपकी में थोड़ा सा इस वक्त खलल आ रहा है। इसको रिकनेक्ट करते हैं कॉल को, बड़ा इंपॉर्टेंट तजिया वो दे रहे हैं। मेरे पास एक वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट भी है। उस रिपोर्ट के मुताबिक हमने देखा है कि वर्ल्ड बैंक ये कह रहा है कि पाकिस्तान में महंगाई बढ़ने की वजह से लोगों की कुव्वत खरीद गिरी है, और वर्ल्ड बैंक ये कहता है कि आधी कमाई तकरीबन लोगों की वो खाने पीने की अशिया पे खर्च हो रही है। जिस फूड इन्फ्लेशन की बात डॉक्टर फरूख साहब कर रहे थे, तो अतीक मीर साहब, कराची ताजिर इत्तेहाद के आप सरबराह हैं, ये फरमाएं कि पहले तो आपको ईद मुबारक भी, और दूसरी ये बताएं कि जो आमदनी लोगों की आधे से ज्यादा खाने पीने की अशिया में खर्च हो रही है, तो ईद के हवाले से मार्केट्स में शहर कराची की क्या फिगर्स रही शॉपिंग की, और कितने लोगों ने कितनी खरीद करी, पिछले साल के मुकाबले में कितनी थी, खासतौर पे कोविड के लिहाज के सामने रखते हुए क्या इजाफा हुआ या और कमी आ गई, क्या हुआ अतीक मीर साहब? शुक्रिया सैफान, आपको भी ईद मुबारक हो जी। ये बड़ा अफसोसनाक मरहला है कि जो कोरोना के बाद से हमने कैफियत देखी, तिजारत की भी, महंगाई की भी, लोगों की हालत ज़ार को देखा। वैसे तो सारी दुनिया में कोरोना के इफ़ेक्ट्स हैं, अमेरिका, यूरोप, महंगाई बढ़ी है, लोग चिल्ला उठे हैं, लेकिन हम चूँकि तरक्की पजीर ममालिक में हैं, मुआशी मसाइल से पहले ही दो चार थे, तो हमने देखा कि ईद एक ऐसा इवेंट होता है कि लोग चाहे वो गुल्लक में पैसे जमा करते रहें, कमेटियाँ डालें, उधार लें, एडवांस लें, जहाँ मुलाजमीन, लेकिन वो ईद का इवेंट ज़रूर बनाना चाहते हैं ताकि वो खुशियाँ मना सकें। ये लोगों की एक रूह के अंदर है, बच्चों को बना संवरा देखना चाहते हैं। लेकिन इस साल मैं हैरान हूँ कि कोरोना की तमाम तर बंदिशें इस साल नहीं थी, इस साल वक्त भी महदूद नहीं था, लेकिन रमज़ान उल मुबारक के इब्तिदा में ही कोरोना से बड़ा एक ऐसा वबाल आया जिसको हम एक सियासी अदम इस्तेहकाम कह सकते हैं। उसने हिला के रख दिया, लोग कोमा में चले गए, लोगों की समझ में नहीं आ रहा था कि वो ईद की फ़रोख्त के लिए अगर, क्योंकि ज़्यादातर लोग उधार माल लेते हैं, वो किस तरह उसको हम बेच पाएंगे, और ऐसा बच गया तो फिर इसकी पेमेंट हम किस तरह करेंगे। तो पिछले कोरोना में भी एक गिरी हुई एक फ़रोख्त का फिगर था जो तकरीबन हमने असेसमेंट 30 अरब रुपए किया था, लेकिन इस मरतबा हर आदमी को रोते हुए देखा। यहाँ तक कि बाज़ मार्केटें जो ईद शॉपिंग के हवाले से एक सिंबल समझी जाती थी, उन मार्केटों में भी हस्ब रिवायत रश देखने में नहीं आया। तो बहुत ज़्यादा मोहतात तरीके से जो हमने तज्जिया किया, तो 25 अरब रुपए का ये सीज़न था जो गुज़श्ता 10 सालों में सबसे कम और मायूस कुन रहा। आप दुरुस्त फरमा रहे थे कि इस वक्त ज़्यादातर लोग, ज़्यादातर अवाम, खुसूसन मिडिल और मिडिल टू लोअर
उसका जो पहला हदफ है वो अपना किचन है। सही। वो अतीम साहब, बड़ी अहम बात आपने बताई, फिगर के 25 अरब का आपको लगता है सीजन हुआ है, जो 10 साल की लोएस्ट फिगर थी। डॉक्टर फरूख सलीम साहब, आपको मेरी आवाज अब आ रही है? आप साथ हैं तो डॉक्टर साहब? जी बिल्कुल क्लियर आ रही है। अब डॉक्टर साहब ये फरमाएं कि अतीक मीर साहब कह रहे हैं कि जो जिस तरह हमने देखा कि अभी हम जो आप बात भी कर रहे थे फूड इन्फ्लेशन की, नॉन फूड इन्फ्लेशन की, अतीक मीर साहब भी इस पर बात करेंगे, आप भी बात कीजिएगा। ये कहते हैं कि 25 अरब की सेल हुई इस दफा कराची में ईद के हवाले से, जो कि 10 साल की लोएस्ट फिगर है। यानी कोविड में जब सब बंद था उससे भी कम फिगर आई है, जो पिछले 2 साल में कोविड था, मार्केट्स बंद थी, उससे भी नीचे आ गई। 25 बिलियन रुपीस एनुअल जो ईद सेल्स इस दफा हुई है कराची में, ईद की सेल पे, ईद के दिनों में। ये नंबर कितना अलार्मिंग है, या आप समझते हैं इट इज नॉट सरप्राइजिंग, एक्सपेक्टेड था इतना ही होगा? डॉक्टर फरूख सलीम साहब देखिए, मुझे इजाजत दीजिए, एक बुनियादी नुक्ता जिसकी तरफ अभी पहले इशारा भी किया गया, वो सियासत और मईशत का जो गहरा ताल्लुक है वो हमें सामने रखना बड़ा जरूरी है। देखिए, यहाँ पे शेख रशीद साहब कह रहे हैं कि खाना जंगी होने वाली है। इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मैं 20 लाख पाकिस्तानी वोटर्स लेके चढ़ाई करूंगा इस्लामाबाद की। अब या तो ये बयानिया कि खाना जंगी होने वाली है उसको दफन करना पड़ेगा, और या मईशत को दफन करना पड़ेगा। ये दोनों जो हैं ये इकट्ठे जिंदा नहीं रह सकते, दे कैन नॉट को एग्जिस्ट। या तो आप उस माशिए को दफन करें जो खाना जंगी की तरफ जाता है, और या फिर आप मईशत को खुदा हाफिज कह दें और मईशत को दफन कर दें। तो पहला नुक्ता तो ये है। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान की तकरीबन 70% आबादी जो है वो तकरीबन 70% अपनी आमदन जो है वो खुराक के ऊपर खर्च कर देती है। अब आप अंदाजा कीजिए, जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं जैसे अमेरिका है, वहां पे तकरीबन 5 से 6% जो आमदन का हिस्सा है वो खुराक पे खर्च किया जाता है। तो हम क्योंकि तरक्की पजीर मुल्क हैं, गरीब मुल्क हैं, यहाँ पे 60-70% जो हमारी आमदन का हिस्सा है वो खुराक पे चला जाता है। और जो आप सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स की बात कर रहे हैं, जो खुराक की कीमतों की महंगाई की शरह की बात कर रहे हैं, मैं आपसे होलसेल प्राइस इंडेक्स की बात कर रहा था जो 28% तक चला गया है। तो प्रॉब्लम यह है कि आपकी 70% आमदन तो चली गई अपनी खाने की चीजों के ऊपर, और अगर खाने की अशिया की कीमतें इतनी तेजी से बढ़ रही हैं तो फिर आप सोचिए 70% से ज्यादा आपकी आमदन जो है वो जा रही है खाने पीने के ऊपर। तो बाकी आपके पास आमदन नहीं बचती कि आप ईद के लिए बच्चों के लिए नए कपड़े खरीद पाएं, या और जो पहले हम ईद के दौरान एक्सपेंडिचर किया करते थे, कहाँ ये जाता था कि दोनों ईदों को अगर आप मिला लें। जी, मैं इसमें पूछना चाह रहा था कि अगर इसमें अगर पेट्रोल की कीमतें रिवर्स करती है हुकूमत, तो कितना बड़ा बैकलैश आ सकता है गवर्नमेंट को, जब महंगाई 13.4% पर है, ईद तक की खरीदारी के लिए लोगों के पास पैसे नहीं है। इसका मतलब मजमूई, ये तो एक रिवायत भी है, मजहबी एक त्यौहार भी है, लेकिन ईद पे नए कपड़े लोगों ने नहीं लिए जो सेल्स की फिगर्स बता रही हैं, और ऐसे में पेट्रोल डीजल भी बढ़ जाता है अगर, तो क्या बैकलैश आ सकता है आपको लगता है? देखिए सैफान साहब, हुकूमत के लिए मुमकिन नहीं होगा कि वो पेट्रोल और डीजल की कीमतें रोक के रखे। इस वक्त दुनिया में कोई भी मुल्क ऐसा नहीं है जो महंगा तेल आलमी मंडी से खरीद रहा हो और सस्ता अपने मुल्क में बेच रहा हो, सिवाय पाकिस्तान के। तो यहाँ पे 200 रुपए से जायद जाता है पेट्रोल और डीजल, और जब वो जाता है तो फिर आपको पता है कि मईशत में हर चीज महंगी हो जाती है। तो मेरा तखमीना ये है कि अगर ये पेट्रोल की, अभी तो हमने हुकूमत ने एक बंद बांध के रखा है, दूसरी तरफ एक सैलाब है महंगाई का, वो बंद तोड़ना पड़ेगा या वो बंद तोड़ देगा वो जो सैलाब हमारी तरफ पड़ रहा है। तो महंगाई की शरह तो आप सोचिए कि अगर इस वक्त कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जिसका आप जिक्र कर रहे थे वो 13% पे है, तो वो कहीं 16 या 17% पे जा रहा है पेट्रोल और डीजल की कीमतों के बाद। अब इसमें ये कंट्रोल नहीं कर पाएगी हुकूमत, जो महंगाई का तूफान है। जो इसमें एक मस्बत खबर नजर आती है सैफान साहब, वो ये है कि तारीखी तौर पे PMLN के दौरान मईशत की जो शरह है, जो GDP ग्रोथ जिसको कहते हैं, वो कदरे तेजी से बढ़ती है दूसरी हुकूमतों के मुकाबले में। तो जब वो बढ़ती है तो फिर औसतन आमदन जो है, जो पर कैपिटा इनकम है, वो भी बढ़ना शुरू हो जाती है। अब ये पिछले 3 साल से मुसलसल गिर रही है जो हमारी पर कैपिटा इनकम है। तो महंगाई का तूफान तो हुकूमत कंट्रोल नहीं कर पाएगी, लेकिन मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा हूं कि अगर पर कैपिटा इनकम हमारी और आपकी औसतन आमदन बढ़ जाती है तो शायद हमारी कुव्वत बर्दाश्त जो है उस महंगाई की वो कुछ बढ़ और ये बंद ज्यादा दिन नहीं रह सकता। तो अतीक मीर साहब, ऐसी सूरत हाल में जब हम ये बता रहे थे, आप भी कह रहे थे कि ज्यादातर आमदन जो है अशिया खुर्दोनोश और खाने पीने के अशिया पे खर्च हो रही है,
तो ऐसी सूरत हाल में अगर पेट्रोल की कीमत बढ़ती है, जिस पर फरूख सलीम साहब भी फरमा रहे हैं कि अब रोकना बहुत मुमकिन नहीं नजर आता इस बंद को, और आपकी सेल्स ईद पर 25 अरब की हुई है, जो आप कह रहे हैं 10 साल की, यानी 10 साल की तारीख की कम तरीन सतह है, तो मजीद आप जो, क्योंकि आप स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस की नुमाइंदगी कर रहे हैं एक तरह से, जो छोटे दुकानदार दरमियाने दर्जे के, तो उनकी जो माशी जिसे कहा जाए 2 साल कोविड, फिर अब ये, वो मजीद सह सकते हैं इसको, जो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस हैं? मीर साहब देखिए, जो मौजूदा सूरत हाल है बदतरीन है, अफसोसनाक है, काबिल रहम है। इस वक्त जो ताजरों की सूरत हाल है, जिस तरह भी एक तरफ हम देखते हैं कि एक डेफिसिट है आपकी आमदनी, आपके अखराजात। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि दोनों में खलीज बढ़ रही है। ये या तो आमदनी बढ़ जाए तो महंगाई पे किसी हद तक एक बर्दाश्त हो जाती है, या महंगाई नीचे आ जाए, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि महंगाई बढ़ रही है, आमदनी घुट रही है। ये लोगों के लिए एक आसाब शिकन सूरत हाल है। एक तरफ आवाम जो ख़रीदारी के आतों, जिस तरह डॉक्टर साहब ने फरमाया कि 70% आमदनी लोग अपनी पेट की आग बुझाने में खर्च करते हैं, दूसरी तरफ ताजरों के लिए कोई समझ नहीं आता कि वो किस तरह अपनी आमदनी को बढ़ाएं। मार्केटों में सन्नाटे हैं, कोई सोच नहीं सकता था कि ये ईद उल फितर से कबल की जो मार्केट है उसमें मार्केट इंतज़ार ही रहेगा कि आज लोग आएंगे, आज ख़रीदार बढ़ेगा। यहाँ तक कि आखिरी अशरे में लोग बढ़ भी गए, मार्केटों में गहमा गहमी और रौनकें बढ़ गईं, लेकिन उसमें विंडो शॉपिंग ज़्यादा थी, लोग पूछते थे और चले जाते थे। तो ये सूरत हाल बड़ी अफसोसनाक थी, दुकानदारों को भी तरस आता था। लेकिन कुछ तो देखिए, कीमतें बढ़ी गुज़िश्ता सालों, दुनिया भर में एक महंगाई का जो एक इफ़ेक्ट आया, पाकिस्तान में भी उसके असरात आए, मुकामी तौर पर भी कीमतें बढ़ी। कुछ मुनाफाखोरों ने भी आवाम की ज़िंदगी को अजीरन किया, जिन्हें रोकना हुकूमत का काम था। लेकिन अगर इस वक्त महंगाई के मज़ीद कुछ झटके आए तो मेरा ख्याल है कि वो जो अभी एक बार बार एक बात आ रही है सियासी सतह पे कि एक खूनी इनकलाब आ सकता है, लोग सड़कों पे आ सकते हैं, लोगों का एक हौसला टूट गया है, लोगों एक ज़ब्त का बंद टूट सकता है। मैं ये बात इसमें काफ़ी हद तक इसमें इम्कानात मैं देख रहा हूँ, इसलिए कि अगर आप कभी ये पब्लिक में शो करके देखें तो महंगाई के हाथों जो लोगों का एक जुनून है, जो लोगों का एक फ्रस्ट्रेशन है, वो काबिल दीद है। तो इसलिए मौजूदा हुकूमत जो यकीनन ये कुछ अरसे के लिए आई है, ऐसी चीज़ों को ना छेड़े जिसमें अवाम का जुनून, अवाम का एक ज़ब्त का जो लावा है वो फट पड़े। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। लेट्स टेक अ ब्रेक नाज़रीन। अतीक मीर साहब ने बड़े अहम फिगर्स दिए, फरूख सलीम साहब ने अहम बातें की हैं। ये तो सिर्फ एक लॉस है जो मिफ्ता साहब जिक्र कर रहे थे, इसके अलावा बेशुमार और लॉसेज हैं। क्या हुकूमत उन लॉसेस को ख़त्म किए बगैर आगे बढ़ सकती है या नहीं बढ़ सकती, आगे का रास्ता क्या होगा? और साथ साथ रज़ा बाकिर साहब पे गुफ्तगू होगी, उनका दौर और उसमें होने वाले कुछ अहम तरीन फैसले, उसका सनतों पर असर क्या पड़ा, मजमूई असर क्या पड़ा मईशत पे, इस पर गुफ्तगू भी करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में कुछ अहम तरीन सवालात हम उठा रहे हैं। महंगाई की शरह 13.4% पर है, इसकी वजूहात क्या हैं? आपने ये जाना कि ईद उल फितर के अंदर जो खरीदारी रही, कुव्वत खरीद गिर गई लोगों की। कराची ताजर इत्तेहाद के सरबराह में बता रहे हैं कि मजमूई तौर पर जो सेल्स रही, जो ओवरऑल टर्नओवर रहा, वो तकरीबन 25 अरब रहा, जो कि 10 साल की कम तरीन सतह के ऊपर है। यानी पिछले साल कोविड से भी कम सूरत हाल, जब मार्केटें बंद थी, उससे भी कम जो है खरीदारी लोगों की तरफ से देखने में आई। कुछ बड़ी सनतों का अहवाल भी आपको बताते हैं। इरफान इकबाल शेख साहब जो कि सदर हैं FPCCI के प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। इरफान साहब, ये फरमाइएगा कि जिस मुल्क में शरह सूद 13% से ऊपर हो जाए और बिजनेसेस कायबोर बोरो कर रहे हों, क्या उस मुल्क में इकोनॉमी ग्रो कर सकती है, जॉब क्रिएशन हो सकती है, सनतें चल सकती हैं? इरफान साहब जी देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जब आप कंपैरिजन करते हैं पूरे इस रीजन में जी, तो आप देखिए मलेशिया 2% पे है, चाइना 3.85% पे है, इंडिया 4% पे है, बांग्लादेश 5% पे है। तो हम उनको कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं? हमारे लिए बड़ा उसमें मसला है। दूसरी बात यह कि आप कहते हैं कैसे कम्पीट कैसे करेंगे, आपने एक्सपोर्ट करनी है, आपने जाना है, आपके तो जो इनपुट आपकी इतनी महंगी हो रही है कि इलेक्ट्रिसिटी आपकी महंगी होती जा रही है, आपके इंटरेस्ट रेट आपका ज्यादा होता जा रहा है, तो हम कम्पीट कैसे करेंगे, हम उनके साथ चल कैसे सकेंगे दूसरे मुल्कों के मुकाबले में? तो ये एक बहुत बड़ा मसला है। देखिए, सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान में है एक्सपोर्ट का।
आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड खराब है, आपकी इंपोर्ट्स ज्यादा है, आपकी एक्सपोर्ट्स कम है। जब तक हम अपने इनपुट्स को नहीं रैशनलाइज करते, इसको ठीक नहीं करते, उस वक्त तक ना आपकी एक्सपोर्ट बढ़ सकती है। और शरह सूद कितना आप मुतालबा कर रहे हैं एफपीसीआई की तरफ से, कितना होना चाहिए शरह सूद? देखिए, इसको मैक्सिमम जो है ना इस वक्त मेरा अपना ख्याल है, क्योंकि एकदम तो मुझे, लेकिन 7% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 7% से ज्यादा आपके लिए फिजिबल नहीं रहता, फिर आप कॉम्पिटेटिव नहीं रहते पूरे इस रीजन में। और दूसरी बात जो मुझे उसमें कहते हुए बिल्कुल उसमें आ रहा है कि आप देखें कि आपको जॉब क्रिएशन का मसला है, क्योंकि बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, आपकी एक्सपोर्ट का मसला है, आपकी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का मसला है। ये सारी चीजें जो है ना, अब आप उसको देखें तो इसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन जब तक नहीं होगी, इस मुल्क में जॉब क्रिएशन नहीं हो सकती, उस तक आपकी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ सकती, उस वक्त तक आपकी। अच्छा, और आपकी, क्योंकि कहा जाता है कि नून लीग की हुकूमत के अंदर खासतौर पे ट्रेडर्स को और इंडस्ट्रियलिस्ट को इस वक्त अच्छा एक पॉजिटिव उनके साथ उनका रिलेशनशिप होता है। आपकी इस बारे में कोई हुकूमती वक्त से एफपीसीआई के प्लेटफॉर्म से बात हुई कि शरह सूद को 7% होना चाहिए, जो आपने मुतालबा किया उसका जवाब आया कोई? जी देखिए, हमने मुलाकात रखी है मिनिस्टर साहब से, हमारी मुलाकात है सैटरडे को, कमिंग सैटरडे को परसों, और हम इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हम जो है उसको कर जाएंगे उनके साथ पूरी तफसील के साथ। हमने एक तो बजट प्रपोजल बड़ी अच्छी इस बार हमने बड़ी कंप्रिहेंसिव किस्म की हमने बनाई है, और मुझे उम्मीद है कि जो इस वक्त जो हालात जा रहे हैं, देखिए सबसे पहली बात तो यह है कि हमारे जितने पॉलिटिशियंस हैं तो ये सोचना पड़ेगा कि पॉलिटिक्स को प्रायोरिटी देनी है कि आपने अपनी मैशियत, आपकी मैशियत नहीं है तो ये मुल्क नहीं है, तो आपकी पॉलिटिक्स भी नहीं चल सकती। तो सबसे पहले जो है ना, आप अपनी उसको जो मैशियत है उसको प्रायोरिटी दें, उसको नंबर 1 उस पर नहीं गए, तब जाके कहीं आप अपना इस मुल्क में कोई बेहतरी ला सकते हैं। सही, ठीक है। अच्छा इरफान साहब, मैं डॉक्टर फरूख सलीम साहब की तरफ भी हम इस बात को लेकर जाना चाहते हैं। डॉक्टर साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि यही सवाल कि क्या एक मुल्क में जिसमें शरह सूद 13% से ज्यादा हो, काइबर प्लस से बोरिंग हो रही हो, इतनी कॉस्ट ऑफ बोरिंग हो, आप जिस तरह कह रहे थे कि शायद आमदनी लोगों की बढ़ जाएगी, लेकिन कैसे बढ़ेगी, कैसे सनतें ग्रो करेंगी इस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, कैसे जॉब क्रिएशन होगी? डॉक्टर फरूख सलीम साहब, क्या मुमकिन है ऐसे में सनतों का चलना? वो कह रहे हैं रीजनली हम कॉम्पिटिटिव नहीं है, एफपीसीआई कह रहा है। जी बिल्कुल वैलिड सवाल उठाया है सरदार साहब आपने। अभी 2-3 दिन पहले जो हुकूमत ने अपने बॉन्ड्स ऑप्शन किए हैं, उसमें हुकूमत ने बोरो किया है कोई 15% के ऊपर। यहाँ पे हुकूमत पाकिस्तान को 15% देना पड़ रहा हो, तो वहां आप अंदाजा कीजिए जो प्राइवेट सेक्टर है वो तो कम से कम कहीं 16, 17 और 18% पे बोरो करेगा। तो फिर वो जो सवाल आप उठा रहे हैं कि 15, 16, 17% पे अगर आप उधार ले रहे हैं, अगर बिजनेसेस उधार ले रहे हैं, तो वो कैसे मुनाफा बख्श होंगे? और अगर वो मुनाफा बख्श नहीं हो सकते तो फिर वो उनके अंदर एक्सपेंशन कैसे होगी? इस वक्त जो चैलेंजेस हैं सफान साहब, जो पीटीआई की हुकूमत माशी चैलेंजेस छोड़ के जा रही है, ये मैंने पहले कभी 74 साल पाकिस्तान की माशी तारीख में किसी हुकूमत को इतने बड़े चैलेंजेस का सामना करते हुए नहीं देखा है। देखिए, तारीख का बुलंद तरीन बजट का खसारा सामने आने वाला है, कहीं 5,000 अरब रुपए का या कुछ है, और तारीख का बुलंद तरीन तिजारती खसारा कहीं 45 बिलियन या 50 अरब डॉलर का खसारा, तिजारती खसारा हमारे सामने आने वाला। तो हुकूमत के लिए इस वक्त जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है कि बड़ी तेजी से खत्म हो रहे हैं। स्टेट बैंक के जो डॉलर के रिजर्व्स हैं वो इस वक्त कहीं आप समझिए 5 या 6 हफ्ते की इंपोर्ट से ज्यादा नहीं पहुंचे हैं। तो हमें IMF के पास जाना पड़ेगा, हमें सऊदी अरेबिया के पास जाना पड़ेगा, हमें चीन के पास जाना पड़ेगा, हमें UAE के पास जाना पड़ेगा, जितने भी हमारे ब्रदर कंट्रीज हैं, और उन सब के पास जाके 8 या 9 बिलियन डॉलर हमें रेस करने हैं अगले 6 से 7 हफ्तों के अंदर, जो बहुत बड़ा चैलेंज होगा। तो हुकूमत का ये सबसे बड़ा चैलेंज है, और अवाम का महंगाई के हवाले से सबसे बड़ा चैलेंज है। और फिर जिसका जिक्र आपने किया कि इंटरेस्ट रेट तो बढ़ते चले जा रहे हैं, तो फिर हमारी GDP ग्रोथ का क्या बनेगा? लेकिन डॉक्टर साहब, ये बहुत बड़े डॉक्टर साहब, एक पॉलिसी थी हॉट मनी की रजा बाकिर साहब की, और हमने देखा था कि उसके तहत कोई बहुत सी फॉरेन इन्वेस्टमेंट टी बिल्स के अंदर आई भी थी, बहुत से हेज फंड्स ने फायदा उठाया भी था। यहाँ पर इंटरेस्ट रेट ज्यादा थे, फॉरेन आए और फॉरेन इन्वेस्टर्स ने, कोई हमें इनफ्लोज और आउटफ्लोज का डिटेल तो नहीं पता, लेकिन कहा गया कि कुछ ही दिन के लिए तकरीबन 4 अरब डॉलर आए थे और फॉरेन निकल भी गए थे। तो कौन मुस्तफीद हुआ उससे और किसका नुकसान हुआ था उस पॉलिसी से? और मौजूदा जो शरह सूद है, क्या ये वही पॉलिसी है या फिर ये कुछ और मामला है? नहीं सफान साहब, ये थोड़ा सा फर्क मामला है। उस मामले के अंदर सबसे बड़ा नुकसान हुकूमत पाकिस्तान ने उठाया,
और सबसे बड़ा फायदा जो बैरूनी हेज फंड्स आए थे वो माल बना के और पाकिस्तान से निकल गए, उस पॉलिसी की बुनियाद ही गलत थी। इस दफा मामला ये आ रहा है कि जो अफरात ज़र की शरह है वो बड़ी तेजी से बढ़ रही है। तो कोई भी मुल्क जो है, देखिए अभी हमारे जो FPCCI वाले साहब थे वो कह रहे थे कि 7% शरह सूद होना चाहिए। अगर 13% अफरात ज़र की शरह है तो उससे नीचे तो सूद जो है वो ज्यादा देर तक बरकरार शरह सूद नहीं रखा जा सकता। रियल इंटरेस्ट रेट होना जरूरी है इकोनॉमी के अंदर, जिसका मतलब ये है कि शरह अफरात ज़र की शरह जमा 2 या 3% के ऊपर दुनिया भर में इंटरेस्ट रेट चलता है। तो वो आप सोचिए। लेकिन डॉक्टर साहब उस वक्त भी जब शरह सूद को 13% से ऊपर लेके जाया गया था तो उस वक्त भी हमें रियल इंटरेस्ट रेट, कोर इन्फ्लेशन, ये कॉन्सेप्ट स्टेट बैंक ने बताए थे। हॉट मनी का तस्करा तो स्टेट बैंक ने नहीं किया था, वो तो बाद में, मैं आपको सुनाता हूँ, शौकत तरीन साहब ने फिर बाद में आके कहा, जब खुद हुकूमत के वजीर खजाना ने कहा कि इसने बेड़ागर्क कर दिया इकोनॉमी का। शौकत तरीन साहब ने क्या कहा पॉलिसी के बारे में, लेट्स हियर दिस के इंटरेस्ट रेट पर उन्होंने क्या कहा था। तो ये शौकत तरीन साहब की अपनी चार्जशीट थी, अपनी हुकूमत, रजा बाकिर साहब स्टेट बैंक के खिलाफ, फरूख सलीम साहब, और ये जो एक तरफ बयानिया था कि 1 करोड़ नौकरियां देंगे और दूसरी तरफ ये जो उनकी फाइनेंशियल टीम थी वो शरह सूद बढ़ा रही थी हॉट मनी लाने के लिए। बाद में इन्हीं के वजीर खजाना ने कह दिया कि ये सब जो था इसने बेड़ागर्क कर दिया मईशत का। कोई सवाल जवाब होगा ये गवर्नर स्टेट बैंक से जाने से कबल कि ये किसने पैसा बनाया, किसने पैसा कमाया, कहां कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, इससे जो नुकसान डोमेस्टिक इंडस्ट्री का हुआ वो कितना था, कोई पूछेगा उनसे क्या? फरूख सलीम साहब। सफान साहब देखिए, पास्ट के ऊपर जाने के लिए वो ऐसे है जैसे आप एक बस में बैठे हैं और आपका परमानेंट फोकस जो है वो रेयर व्यू मिरर पे है, आप पीछे देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। इस वक्त तो हमें आगे जाने की जरूरत है। देखिए इस वक्त आपको एक इमरजेंसी किस्म का इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन प्रोग्राम चाहिए। उनके ऊपर सवाल उठाया जाएगा या नहीं उठाया जाएगा, मुझे मालूम नहीं कि कौन से इदारे हैं जो उनके ऊपर सवाल उठा सकते हैं और कहां तक उनको स्टेट बैंक के कवानीन जो है उनको इम्यूनिटी देते हैं। इस वक्त मसला ये है कि इमरजेंसी इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन प्रोग्राम अगले 3 हफ्तों में, 4 हफ्तों में, 6 हफ्तों में हमने क्या करना है। ये जिस तरह से डॉलर जितनी तेजी से नीचे, डॉलर के ज़खायर जितनी तेजी से नीचे जा रहे हैं, उनका क्या करना है। ये जो सियासी फैसला है, जैसे अब पहले इमरान खान साहब ने फरवरी की 28 तारीख को सियासी फैसला किया, 10 रुपए की छूट दे दी, और अब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब भी एक और सियासी फैसला कर रहे हैं कि उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। यहाँ पे माशी फैसले नहीं हो रहे हैं। माशी फैसले की जरूरत तो यह है कि भाई जितना आपको, जिस कीमत पे आप तेल खरीद रहे हैं उससे कम कीमत पे आप अपने मुल्क में नहीं बेच सकते। तो वो इमरजेंसी इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन प्रोग्राम का हिस्सा क्या होगा, हम डॉलर के ज़खायर किस तरह बढ़ाने हैं। उसके बाद यह है कि हमने अपनी डेट सर्विसिंग, जो कर्जाजात की वापसी है, अगले 5 से 6 हफ्तों आप सोचिए कि 3 से 4 अरब डॉलर की हमने वापसी करनी है फॉरेन क्रेडिटर्स को। तो हमने डिफॉल्ट से किस तरह इस मुल्क को बचाना है, इस वक्त सामने जो है वो सवाल। ठीक है। और अतीक मीर साहब, आपको लगता है क्योंकि जो जिस तरह डॉलर के हवाले से है कि मजीद बढ़ेगा, जिन प्रेशर्स का जिक्र कर रहे हैं फरूख सलीम साहब, रीपेमेंट के प्रेशर आना है हमारे डॉलर के ऊपर, ये बताइएगा कि आम आदमी को, आप ताजिर भी हैं, कितना फर्क पड़ता है? क्योंकि आप जो अशिया बेचते हैं आवाम को, बहुत सी कहा जाता है कि इंपोर्टेड होती हैं, कपड़ा इंपोर्ट किया जाता है, बहुत से मामला ऐसे होते हैं जो इंपोर्टेड मिल रहे हैं यहाँ पे पाकिस्तानी मार्केट में, चीजें जो हम रोजमर्रा के इस्तेमाल करते हैं, कितना महंगाई में फर्क पड़ता है उससे जब डॉलर बढ़ता है? तो अतीक मीर साहब, यकीनन ये बिल्कुल ऐसी बात है जिस तरह किसी आदमी के जिस्म से जितना खून निकलेगा उतना ही वो कमज़ोर होगा। डॉलर मुल्की मईशत में एक बड़ी अहमियत रखता है, और जो रुपया गिरेगा, जाहिर सी बात है यह महंगाई भी बढ़ेगी और मुश्किलात भी बढ़ेंगी। लेकिन मैं एक बात दूसरी, ये जिस तरह अभी माहिरीन ने अच्छी बातें की कि मुल्क हकीकतन बहुत बड़े चैलेंजेस हैं, लेकिन इन चैलेंजेस को कौन इनसे निपट सकता है? मौजूदा हुकूमत तो एक जुज़्व वक्ती है, ये तो आर्जी है। और फिर ये एक ऐसी हुकूमत है जैसे मुख्तलिफ गाड़ियों के पार्ट्स लगा के कोई गाड़ी तैयार की जाए, ना वो होंडा है, ना वो सुजुकी है, ना वो टोयोटा है, तो ना इसका विजन है। ये तो एक वक्त पूरा करने के लिए आए हैं। देखें, जब तक एक ऐसी हुकूमत जो इलेक्ट होकर आए, एक विजन के साथ आए, अख्तियारात के साथ आए, वो इन चैलेंजेस को वो निपट सकती है इनसे। साबिका हुकूमत की एक बात जो अगर वो दुरुस्त है कि उन्होंने हैवी टैक्सेशन किए, उन्होंने बहुत से ऐसे सेक्टर्स को टैक्स नेट में शामिल किया जो चिल्ला उठे, लेकिन साथ ही उन्होंने ये कहा कि चूंकि हमारे अहदाफ पूरे हो गए,
हमें हदफ से ज़्यादा टैक्स मिल गया तो हम रिलीफ दे रहे हैं। यूरोप की तरक्की का भी यही राज है कि वहाँ लोगों को अगर वो भारी टैक्स देते हैं तो उसका बेहतरीन बेनिफिट भी मिलता है। अगर ये रिवायत साबिका हुकूमत ने डाली और वो हकीकत है तो वो बेहतरीन है। ऐसी रिवायत माजी में कभी देखने में नहीं आई। लोगों ने, हुकूमतों ने टैक्स तो इकट्ठा किया लेकिन वो मुल्क से बाहर मुंतकिल होता गया। मुकामी तौर पर हमने नहीं देखा कि लोगों को बेनिफिट्स हुए। लिहाजा मैं समझता हूँ कि जितने भी मामलात हैं, आपने तो डॉलर पे एक सवाल किया है, मैं तमाम तर मामलात में कहता हूँ कि जब तक हुकूमत तब्दील नहीं होती मामलात मज़ीद बिगाड़ का शिकार होंगे। मौजूदा हुकूमत को मैं यही साहिब मशवरा दे सकता हूँ कि वो अब ये चूँकि बिजली के मईशत इस वक्त ऐसी सूरत हाल से दो चार है जैसे बिजली के अनकवर तार हैं, को ना छेड़ें, ब्लास्ट होगा और बहुत कुछ तबाह हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अतीक मीर साहब, आपने वक्त दिया, प्रोग्राम में ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब और सदर FPCI इरफान इकबाल साहब जिन्होंने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन सवालात पाकिस्तानी मईशत के हवाले से, दरपेश चैलेंजेस के हवाले से, माजी की हुकूमत के कुछ फैसलों के हवाले से आज उठाए प्रोग्राम में। फीडबैक आप दे सकते हैं फेसबुक, ईमेल्स और ट्विटर पर। देखते रहेगा। अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा।